तो भाई नमस्कार सभी को और राम राम सभी को। तो आज ही हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है जिसमें हम विशेषण के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में काम आओगे हो। तो देखेंगे भाई। तो भाई सबसे पहला जानेंगे कि भाई विशेषण की परिभाषा। ठीक है। तो विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की जो परिभाषा है यानी कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो यो जो परिभाषा है आपने छठी क्लास से लेकर 12वीं तक यानी हर जगह यही चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर भी यही है कि भाई वे शब्द वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं। ठीक है। तो जैसे इसमें गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। और विशेषता क्या बताए, जैसे भाई मान ले मैं संज्ञा ली हमने, जैसे किसी का नाम ले लिया, मोहन सुंदर है। तो मोहन तो होगी हमारी संज्ञा, और जो उसकी विशेषता है उसके अंदर खासियत क्या है, वो किस टाइप का है, वो है सुंदर। या फिर हम देख ले में वह लालची है। तो वह तो हो गया सर्वनाम और उसकी विशेषता क्या है, वो है लालची है। ठीक है। या वो बेईमान है, तो वो जो बेईमान है तो वो बता रहा है उसकी विशेषता। तो वह तो हो गया सर्वनाम और लालची हो गया विशेषण। ठीक वैसे यहाँ पर है मोहन हो गया संज्ञा और सुंदर हो गया विशेषता। तो सिंपल सा है इसमें कि भाई वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं। ठीक है। उनमें गुण, दोष, संख्या, परिणाम, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। ठीक है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाएंगे। अगला जैसे हम देखें, अब इसके अंदर होता है विशेष्य। विशेषण के अंदर ही है एक, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। यथा गीता सुंदर है, तो इसमें जो सुंदर है वो तो हो गया विशेषण, और विशेष्य क्या होगा इसमें, गीता। तो विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद में भी आएंगे। ठीक है। तो विशेष्य क्या हो गया, विशेष्य भाई वे शब्द जो किसी, जैसे हम किसी की विशेषता बता रहे हैं और उनसे पहले उनका प्रयोग किया जाए या बाद में प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, विशेष्य। तो हमने एग्जाम्पल देख लिया कि भाई गीता सुंदर है, तो इसमें विशेष्य क्या होगा, गीता, और विशेषण क्या होगा, सुंदर। ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल देखें जो पूर्व में है, जैसे थोड़ा सा जल लाओ। ठीक है। तो इसमें जो पहले आया है विशेष्य वो क्या है, थोड़ा सा। ठीक है। और क्या लेके आओ, जल लेके आओ। ठीक वैसे एक यहाँ पर है 1 मीटर कपड़ा ले आना। ठीक है। दूसरा हम बाद में देखें, बाद वाले में यह रास्ता लंबा है। ठीक है। तो इसमें विशेषण बाद में आया और इसमें जो विशेषण है वो पहला आया, और विशेष से क्या होया, जल। तो जल तो हो गया हमारा विशेष्य, और थोड़ा सा हो गया हमारा विशेषण। इसमें बाद में आया यानी कि विशेषण बाद में आया, तो यह रास्ता, तो रास्ता, रास्ता तो हो गया हमारा विशेष्य।
और लंबा हो गया इसमें विशेषण। खीरा कड़वा है। अब जो कड़वा है वो तो हो गया विशेषण, और विशेष से क्या हो गया, खीरा। तो वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए वो तो हो जाएंगे विशेष्य, और जो विशेषता बताई गई है वो हो जाएंगे विशेषण। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आगे देखेंगे। अब जो विशेषण है उसके मुख्यतः चार भेद माने जाते हैं। तो जिनमें है गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक। तो देखो इसमें पहला है गुणवाचक, यानी कि यहाँ पर जो संज्ञा और सर्वनाम है उसके हम गुणों की बात करेंगे। ठीक है, जिनमें संज्ञा और सर्वनाम की गुणों की विशेषता बताई जाए, उनके बारे में बोध कराया जाए, तो उनको बोलेंगे हम गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग रूप, आकार, दशा, दिशा, गुण, दोष, स्थान, काल इत्यादि विशेषताओं को प्रकट करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे अब इसमें है, मान ले भाई उसके जो गुण बताने हैं, भाव वाले गुण कौन से होंगे, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक। ठीक है, तो हम इनको महसूस कर सके हैं। दूसरा है रंग, रंग में है लाल, हरा, पीला, सफेद, कि भाई वो किस टाइप का है, हरा है, वो किस क्या गुण है उसके अंदर, कि भाई वो लाल है, पीला है, काला है, चमकीला है, फीका है। दशा, पतला है, मोटा है, सूखा है, गाढ़ा है, पिंगला है, भारी है, गीला है, गरीब है, अमीर है, रोगी है, स्वस्थ है, पालतू है, आदि। ठीक है, आकार के आधार पर गोल है, सुडोल है, नुकीला है। समय, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा। स्थान, भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी आदि। गुण में बात करें, भला है, बुरा है, सुंदर है, मीठा, खट्टा, दानी। दिशा की बात करें तो उत्तरी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो इस आधार पे हम जो है गुणों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भाव के आधार पे, रंग के आधार पे, दशा के आधार पे, आकार के आधार पे, समय के आधार पे, स्थान के आधार पे, गुणों के आधार पे और दशा के आधार पे। ठीक है, तो ये जब सारे विशेषताएं किसी व्यक्ति की या मतलब कि संज्ञा की या सर्वनाम की हम विशेषता बताएं, ये उनमें दर्शाए जाएं, तो उसको हम गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। तो इतना समझ में आया होगा। तो आगे देखेंगे। नोट, जो शब्द कैसी, कैसे, कैसा शब्दों के उत्तर के रूप में लिखे जाते हैं वे शब्द प्राय गुणवाचक विशेषण माने जाते हैं। कि मैं पूछ ले मैं कि भाई मास्टर काला है। ठीक है, तो अब इसमें हम अपने क्वेश्चन पूछेंगे कि मास्टर कैसा है, तो उसके गुण क्या है, वो काला है। मास्टर जो है ईमानदार है, तो उसकी गुण विशेषता क्या हुई, वो ईमानदार है। ठीक है, मास्टर अमीर है, मोहन अमीर है, मोहन गरीब है, मोहन रोगी है, तो वो उसकी दशा का जो गुण है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो हम यदि पूछना चाहें कि भाई इसमें कौन सा विशेषण है, तो हम ये शब्द लगा सकें कि वो कैसा है, कैसी है, तो इन हमने उसके बारे में जवाब मिलेगा, उत्तर मिलेगा कि वो काला है, भूरा है, अमीर है, गरीब है। ठीक है, तो इन तभी हम गुणवाचक विशेषण निकाल सकते हैं। अगला है परिणामवाचक।
यानी कि इसमें हम दो कैटेगरी हैं, एक निश्चित परिणाम होगा, एक अनिश्चित परिणाम होगा। तो कोई भी सामान है कि भाई यो क्वांटिटी में कितना है, ठीक है, उसके परिणाम के बारे में बोध कराए, ठीक है। तो ऐसे संज्ञा व सर्वनाम जिनका हमें परिणामों की विशेषता के बारे में बताया जाए, ठीक है, या परिणाम का हमें बोध कराया जाए, तो वे विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, उनमें परिणामवाचक विशेषण माना जाता है। तो अब इसमें दो प्रकार हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित में तो वो निश्चित होगा, ठीक है, उसकी संख्या निर्धारित होगी। जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो उसमें बता दिया उसने भाई कि कितना लगेगा, 3.5 मीटर। 10 किलो चीनी ले आओ, तो चीनी कितनी लेकर आओ, 10 किलो, ठीक है। तो ये निश्चित परिणाम बता रहा है। अगला है 2 लीटर दूध गर्म करो, तो दूध कितना गर्म करो। अब देखो कितना, हमने सवाल करा, तो सवाल करने से ही उसकी विशेषता का पता हम लगा सकते हैं। ये दूध कितना गर्म करो, 2 लीटर, तो ये हो गया निश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित में होगा कि भाई उसकी संख्या का हमने ज्ञात नहीं हो, पता नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जिन विशेषण शब्दों में वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित। जैसे थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ, थोड़ी में उसने ये ना बोला कि आधी किलो लेकर आओ, 1 किलो लेकर आओ, 2 किलो लेकर आओ, 3 किलो लेकर आओ, भाई थोड़ी सी बोल दिया, आप उसमें हमने संख्या पता नहीं कितनी है, तो यहाँ पर अनिश्चितता है। कुछ आम दे दो, कुछ आम में दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, ऐसा कुछ बताया नहीं, उसने सीधा बता दिया, कह दिया कि कुछ आम दे दो। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, अब इसमें भी नहीं बताया कि 1 लीटर कर दो, 2 लीटर कर दो, 3 लीटर कर दो, थोड़ा सा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या है वो अनिश्चित है, तो इसलिए क्या बन जाएगा हमारा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। समझ में आया होगा। अगला है संख्यावाचक। देखा भी नाम में है संख्या, तो यहाँ पर कोई संख्या बताई जाएगी, ठीक है। तो वे विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, द्वितीय, दोगुना, चौगुना, पांचों, तो वे क्या हो जाएंगे, हमारे संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें भी दो कैटेगरी आ गई। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं, निश्चित और अनिश्चित, वही बात है परिणाम वाली। तो निश्चित में 2 पुस्तक मेरे लिए ले आना, यानी कि इसमें वही निश्चित है संख्या, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 12 है, जो भी है। निश्चित संख्यावाचक के निम्नलिखित 4 भेद हैं, ठीक है। अब इसमें 4 भेद हैं। संख्या में लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न उपभेद कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके भी 4 भेद हैं निश्चित के, देखेंगे। तो इसमें है गुणवाचक। तो गुणवाचक में जिन शब्दों के द्वारा गिनती, ठीक है, का बोध हो। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपए दो, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आए, 4 आम लाओ। तो यहाँ पर गुणवाचक जो निश्चितवाचक है उसका पहला जो भेद है वो है गुणवाचक, ठीक है। तो जिसमें मतलब कि संख्या जो गिनती है उसका बोध हो, तो 1, 2, 3, 4। दूसरा है क्रम में, जैसे क्रमवाचक में कि भाई पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का यहाँ आए, राम कक्षा में प्रथम है, श्याम द्वितीय श्रेणी में। तो यहाँ पर सीरीज बता रखे, क्रम बता रखे उसका, ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। फिर है आवर्तीवाचक, जिन शब्दों के द्वारा केवल आवर्ती का बोध हो। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो जो चौगुना जो शब्द है यो आवर्ती, यहां पर आवर्ती का बोध करा रहा है। 2 गुना मोटा है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा, तो 2 गुना के है आवर्तीवाचक है, चौगुना के है आवर्तीवाचक है। इसमें निश्चित थे 25 रुपए, ठीक है, तो 25 इसमें, कल 4, तो ये गुणवाचक है। अब इसमें क्रम में देख लें हम, पहला तो एक क्रम, दूसरा ये क्रमवाचक है,
प्रथम ये कर्मवाचक है, द्वितीय है ये कर्मवाचक है। यहाँ पर क्या है, आवर्ती, 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, तो जो 4 गुणा 2 गुणा है ये आवर्तीवाचक है। समुदाय में किसी समूह का बोध कराया जाएगा, तो तुम तीनों को जाना पड़ेगा, तो 3 का समूह उनका भाई, तो समुदायवाचक हो गया। 4 को जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी समुदायवाचक हो जाएगा। फिर अगली कैटेगरी है जो संख्यावाचक था, तो उसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जहाँ पर अनिश्चितता का, यानी कि निश्चितता का बोध न हो, ठीक है, जहाँ पर कोई निश्चित वस्तु दर्शाई ना जाए। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो ये नहीं पता कितने खेल रहे हैं, तो कुछ जो है जो क्या हो गया यहाँ पर अनिश्चितवाचक विशेषण। अगला है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है एवं वह सांकेतिक पदार्थ उस सर्वनाम के तुरंत बाद लिखा होता है, तो वहाँ वह सर्वनाम शब्द न मानकर सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। ठीक है, जैसे वह लड़का बहुत होशियार है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि वो लड़का कैसा है, वो ज़्यादा होशियार है। यह पैंट फटी हुई है, तो इसमें भी हम संकेत कर रहे हैं कि ये जो पैंट पड़ी हुई है यह कैसी है, फट रही है। वे बच्चे बड़े शैतान हैं, तो इसमें भी हम संकेत करके बता रहे हैं कि वे बच्चे कैसे हैं, बहुत ज़्यादा शैतान है सॉरी। विशेष, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्द से बनते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं, क्योंकि जो सर्वनाम है उसमें भी तो ये होते हैं वह, यह, वे। ठीक है, तो ये सर्वनाम है, तो इनको क्या बोला गया, इन्होंने सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये सर्वनाम भी है और ये विशेषण भी है। तो विशेषण कौन से हुए, संकेतवाचक, और इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो वह लड़का, यह, वे। ठीक है, तो इसमें हम संकेत कर रहे हैं। चलो अगला देखेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार विशेषण के 2 भेद और माने जाते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक, जो विशेषण शब्द किसी स्थान की विशेषता को प्रकट करते हैं अथवा किसी कंपनी उत्पादन स्थल के नाम विशेष को प्रकट करते हैं अथवा किसी नस्ल विशेष को प्रकट करते हैं, तो वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे जोधपुरी कोट। अब जो जोधपुरी कोट है वो अपने आप में मतलब कि खास है, वो विशेषता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ब्याह शादी के अंदर जोधपुरी कोट पहने जाते हैं, वो मतलब कि इस टाइप का हुआ है कि भाई ऊपर तो फिट सा होगा और यहाँ से कि उसके बटन होंगे। ठीक है, अब इसमें फोटो भी नहीं लगाया उसने, तो वही ना, सर्च मार लिया तो हम जोधपुरी कोट। ठीक है, तो उसकी विशेषता है भाई बीकानेरी रसगुल्ले, तो खास बात है बीकानेरी रसगुल्ले की, अलग है। जैसे बीकानेरी की जो मिठाई है वो फेमस है। ठीक है, कश्मीरी सेब, तो इनकी खास बात है, विशेषता है। बनारसी साड़ी, उषा का पंखा, राठी गाय, तो राठी गाय ये नस्ल है। ठीक है, तो इसकी खास बात है। तो इसमें यही बात बताई है कि व्यक्तिवाचक जो विशेषण शब्द किसी स्थान की विशेषता को प्रकट करते हैं, मतलब उसके स्पेशलिटी के होने का जो है दावा करते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, अथवा किसी कंपनी का प्रोडक्शन, ठीक है, अथवा किसी नस्ल विशेष को प्रकट करते हैं। तो नस्ल स्थान में तो जैसे ये हो गया भाई जोधपुरी, उसके बाद कंपनी में हो गया यो उषा का पंखा। नस्ल की बात करें तो जो राठी गाय है उसकी नस्ल की बात हुई। स्थान में बीकानेरी हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण।
तो जो जहाँ की चीज़ फेमस है और उसके बारे में उसकी विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। नोट, इस प्रकार के विशेषण शब्द मूलतः गुणवाचक विशेषण में शामिल किए जाते हैं। अतः परीक्षा में व्यक्तिवाचक व गुणवाचक दोनों विकल्प होने पर व्यक्तिवाचक विकल्प का चयन करना चाहिए एवं व्यक्तिवाचक न होने पर गुणवाचक विशेषण मानना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि ऑप्शन में दोनों आ जाए तो पहला प्रेफरेंस हम व्यक्तिवाचक को देवें, और यदि नहीं है तो फिर हम गुणवाचक को देवें। ठीक है, चलो अगला है भिन्नतावाचक, यानी कि इसमें भिन्नता दिखाई जाएगी। प्रत्येक, हर एक, अनेक शब्दों में भिन्नता विशेषण माना जाता है। जैसे देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार व कर्मठ है, तो जो प्रत्येक शब्द है ये क्या दिखा रहा है, भिन्नता दिखा रहा है। अब देखो इसमें क्या है, हमने क्या बात करी भाई शुरुआत में कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले हुए हैं। ठीक है, तो संज्ञा की है नागरिक, तो उससे पहला आया प्रत्येक। ठीक है, तो इस तरीके के हर एक के जो विशेषण है उसकी यही बात है कि वो संज्ञा और सर्वनाम से पहले होगा, या तो किसी विशेषता बताओगा या गुण बताओगा या भाई क्या नाम है संकेत देगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या बात हो रही है कि भाई प्रत्येक नागरिक ईमानदार व कर्मठ बने, तो इसमें भिन्नता दिखाई गई है। इस प्रकार के शब्दों को मूलतः संख्यावाचक विशेषण में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है नोट करके है स्पेशल, इसमें पॉइंट है, अपवाद लगा लो कि ये भिन्नतावाचक तो है, साथ में यो ऐसे जो वाक्य हैं प्रत्येक, एक, अनेक, हरेक, ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण में भी शामिल किए जाते हैं। अगला देखेंगे परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं का नाप तोल किया जा सके उनके वाचक शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध लाओ, कुछ शब्द तोल के लिए आया है इसलिए यहां परिणामवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके तो उसको क्या बोलेंगे हम, संख्यावाचक। तो आसान है, सिंपल है कि भाई जहां पर जैसे कोई क्वांटिटी यानी कि उसका परिणाम बताया जाए कि 2 किलो है, कुछ है। ठीक है, तो जो कुछ शब्द है वो तो परिणाम, लेकिन इसमें क्या होगा, एक निर्धारित संख्या दी जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे इधर आओ, यहां पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी। तो इसमें नोट करके हम याद रखेंगे कि जैसे संख्या में भी कुछ आ सके हैं और परिणाम में भी कुछ आ सके, दोनों में आ सकता है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना हमने कि जो संख्यावाचक है उसके अंदर परिणाम में तो कोई द्रव्य पदार्थ होगा। ठीक है, लेकिन जो संख्यावाचक है उसके अंदर द्रव्य पदार्थ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ बच्चे इधर आओ, तो कुछ तो परिणाम में भी है और संख्या में भी है, लेकिन यहां पर द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो परिणाम में क्या होगा, परिणाम की जैसे पहचान करेंगे हम, तो जहां पर द्रव्य पदार्थ आए तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारा परिणामवाचक विशेषण, और संख्या में जहां पर द्रव्य पदार्थ नहीं आए तो वहां पर आ जाएगा संख्यावाचक। तो समझ में आया होगा। उसके बाद है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होगा। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न हो उसे बोलेंगे सर्वनाम। जैसे वह मुंबई गया, इस वाक्य में सर्वनाम है वह। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे वह रथ आ रहा है, तो इसमें इशारा करके बता रहे हैं वह शब्द रथ का विशेषण है, तो हम बता रहे हैं कौन आ रहा है, रथ आ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया,
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सिंपल है, वह मुंबई गया। ठीक है, तो उसमें जो वह शब्द आया तो ये बता रहा है यहां पर सर्वनाम की बात, लेकिन यहां पर कह रहा है वह जा रहा है या आ रहा है या रथ आ रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है यहां पर सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यानी कि इशारा दे रहा है यहां पे, संकेत। चलो, विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं। गुण दोष के इस कम ज्यादा होने की तुलनात्मक ढंग से ही हो जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं। भाई किसी में गुण ज्यादा है, किसी में कम है, तो उसके आधार पर इसकी 3 अवस्था बनाई है विशेषण की: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो जो मूल अवस्था है, मूल अवस्था में विशेषण की तुलनात्मक रूप से नहीं होता, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है। ठीक है, तो जो सावित्री है उसकी तुलना ना करी गई, वो अपने मूल अवस्था में ही है कि वो किस टाइप की है, वो सुंदर है, नेचुरली है, वो पहले से ही है, तो उसकी किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। सुरेश अच्छा लड़का है, किसी से तुलना नहीं करी है। ठीक है, सूर्य तेजस्वी है, तो वो तेजस्वी है, पहले से ही है, वो अपनी मूल अवस्था में है, वो ओरिजिन में ही है, वो ओरिजिनली है, वो शुरू से ही। चलो, जब 2 व्यक्तियों के गुण दोष की, अब यहां पर आएगा हमारा जो उत्तम उत्तरावस्था है, यानी कि पहले मूल अवस्था थी, अब आ गई हमारी दूसरी उत्तरावस्था। अब इसमें क्या करी जाएगी? तुलना। तो रविंदर चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो मूल में तो मूल में रहेगा, और उत्तर में क्या रहेगा? वो तुलना का बोध होगा। तो जैसे रविंदर की तुलना करी है चेतन से, तो वो किस टाइप का है? रविंदर चेतन से अधिक बुद्धिमान है। चलो अगला देखेंगे। अगला है तीसरी अवस्था, उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या होगा? 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, संदीप निकृष्टतम बालक है। ठीक है, तो यहां पर किसी के साथ तुलना नहीं की गई, यहां पर कम और ज्यादा बताया गया है कि भाई जैसे बात करें हम, सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन है वो पंजाब में होता है। वैसे देखें तो उत्तर प्रदेश में आपके टाइम में, लेकिन हेक्टर के हिसाब से देखें, हेक्टेयर के हिसाब से तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। फिर देखें वही सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर अधिकता और कम की बात करी गई है, ना कि किसी की तुलना करी गई है। ये नहीं बताया गया कि पंजाब में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्यों होता है, ऐसा नहीं बताया गया। उन्हें बस सीधा बताया कि वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर कम है। ठीक है, ठीक वैसा ही यहाँ पर है। ठीक है, संदीप कैसा है? निकृष्टतम बालक है, ठीक, किसी के साथ तुलना नहीं करी गई उसकी। ठीक है, विशेष केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक अथवा निश्चित परिणामवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। तो ये जो विशेष इसमें नोट है ये कि कहाँ पर तुलनात्मक होगा? केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्या तथा निश्चित परिणामवाचक विशेषणों में ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। तो समझ में आया होगा। चलो आगे देखेंगे। अगला है अवस्थाओं के रूप में अधिक और सबसे अधिक का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था के रूप में बनाए जा सकते हैं। जैसे
मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो अच्छी, अधिक, अच्छी, सबसे अधिक अच्छी, चतुर अधिक, चतुर सबसे अधिक, और अधिक चतुर। ठीक है। तो इसमें जो बताने चाह रहे हैं वो आपसे कि हम जो ये अवस्थाएं दी गई हैं तो उनमें ही हम कुछ ऐसे शब्द लगाएं जिनसे कि हम उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था के रूप में उसको बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो अवस्थाओं के रूप जो हैं ये लगा के बनाए जा सकते हैं, अधिक और सबसे अधिक। ठीक है। जैसे मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। यानी कि भाई अच्छी, अच्छी होगी, फिर होगी अधिक अच्छी, फिर होगी सबसे अच्छी। ठीक है। तो तीनों में क्या बताई जा सकते हैं, तीन हम इसको मतलब तीनों रूपों में इसको बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं? जैसे भाई चतुर, चतुर तो क्या हो गया, उसकी मूल अवस्था। अधिक चतुर क्या होगी हमारी, ये उत्तर अवस्था। और सबसे अधिक होगी हमारी उत्तम अवस्था। ठीक है। तो हम इन्हें बना सके हैं। दोबारा देख लो, वैसे नहीं समझ में आए थे। जैसे मान लो तीन अवस्था है, मूल अवस्था। मूल अवस्था में तो बात करेगा कि राम जो है, राम सुंदर है। ठीक है। तो ये तो मतलब कि वो नेचुरली है, पहले से ही है। अब इसकी जैसे हम उत्तर अवस्था बनावे कि राम मोहन से सुंदर है, मोहन से अधिक सुंदर है, मोहन से अधिक सुंदर है, राम मोहन से अधिक सुंदर है या श्याम से अधिक सुंदर है। और तीसरा हम देखें इसकी जो उत्तम अवस्था है, राम सबसे अधिक सुंदर है, सुंदर है। ठीक। तो ये हम तीनों अवस्था बना सकते हैं, सब इसमें बता रखा है। चलो अगला है तत्सम शब्दों में मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तर अवस्था में तर और उत्तम अवस्था में तम का प्रयोग होता है। जैसे मूल अवस्था, मूल अवस्था है उच्च। ठीक है। उत्तम अवस्था है उच्चतर और उत्तम अवस्था है उच्चतम। तो जो तत्सम शब्द हैं उसमें हम जो तत्सम शब्द हैं उसके अंदर हम शब्दों में मूल अवस्था के विषय, किसका आ गया यार, देखो तत्सम शब्दों में मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप, उत्तरावस्था में तर और उत्तम अवस्था में हम तम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूल में तो उच्च है। ठीक है। मूल में तो वो उच्च है, लेकिन हम इसने बात करी कि हम उत्तर अवस्था में क्या लगा देंगे, वहां पर तर, तो लगा दिया उच्चतर। और जो उत्तम अवस्था उसमें क्या लगा देंगे, तम। ठीक है। तो ये होगा तम, ये हो गया। अब कठोर है तो इसमें उत्तरावस्था होगी तर और उत्तम अवस्था होगी तम। ए सजलो फोन आ रहा है तेरा रे। अच्छा दूसरा हम देखें, सजल है, ले फोन पकड़। तो देखो भाई अगला है गुरु। तो गुरु तो है मूल अवस्था, गुरुत्तर हो गया ये उत्तरावस्था, और इसमें तम लगा दिया गुरुतम, तो ये उत्तम अवस्था। ठीक है। तो ये बना रखे हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से देख लियो। अगला है विशेषणों की रचना। ठीक है। तो ये जो विशेषण है हम किस आधार पर बना सकें इनको विशेषण, जैसे कुछ मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों से की जाती है। जैसे संज्ञा से हम संज्ञा से विशेषण बनाना,
ठीक है। प्रत्यय संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण। अच्छा, के अंश आंशिक, धर्म धार्मिक, अलंकार अलंकारिक, नीति नैतिक, ठीक है। अच्छा, अर्थ आर्थिक, दिन दैनिक, इतिहास ऐतिहासिक, देव देविक। तो ये वे बता रखे हैं जिनको हम संज्ञा से विशेषण बनाएंगे, ठीक है। तो जिसमें प्रत्यय संज्ञा विशेषण, तो वहां पर संज्ञा विशेषण का, कै अंश के आंशिक, धर्म धार्मिक, अलंकार अलंकारिक, नीति नैतिक, अर्थ आर्थिक, दिन दैनिक, ठीक है। तो ये सब बना रखे हैं इनमें। इन गुण, ठीक। ये आत्मा आत्मयी, जाति जातीय, आलू श्रद्धालु, ठीक। चलो, तो अपने देख लियो एक बार इन्हें। अगला है विशेषण की रचना। तो कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषणों से की जाती है। तो सर्वनाम से विशेषण बनाना, सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम विशेषण, ठीक है। वह वैसा यह ऐसा, तो इन हम क्या बना सके हैं, सर्वनाम विशेषण। दूसरा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया लगाकर हम विशेषण बना सके हैं, क्रिया से विशेषण। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। पत पति, पूज्य पूजनीय, पठ पठित, वंद वंदनीय, भागना भागने वाला, पालन पालने वाला। तो इन तम कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु कुछ मूल विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों से की जाती है। तो वीडियो वही यहीं तक। आशा करते हैं आपकी समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसमें अगली क्लास में हम जो भी आपका कमेंट आओगा तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी वाण भैया का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, टाटा, बाय बाय।